नमस्कार दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज करते हैं 31 नंबर से। देखिए, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके बारे में जो जिक्र है वो बिल्कुल सही बात है, ये है, लेकिन इसका पालन किया जाता है, परिपाटी में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है ना। आइए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि निम्न सदन लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75 के 3 के कारण यह परंपरा है कि वह बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। आर्टिकल 32 आता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो आपके किसके अधीन रह के कार्य करेगी? विधायिका के अंदर रह के कार्य करेगी, भारतीय कार्यपालिका के अंदर। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदनों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल बात सही है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ऑप्शन हो गया बी, विश्वास प्रस्ताव। संसद में देखिए, जो विश्वास प्रस्ताव है जिसको हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद या लोकसभा में ही स्वीकृति अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो अविश्वास प्रस्ताव के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्तावना या स्थगन प्रस्ताव भी समानतः विपक्ष द्वारा लाए जाते हैं। अब आते हैं 34 नंबर का प्रश्न कि किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, लोकसभा के सभी मंत्रियों को। प्रश्न नंबर 35 आता है, अपना त्यागपत्र देने के लिए भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो वह है आपको स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। चंडीगढ़ पीसीएस में आया हुआ है। देखिए, लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी जो नियम है वो 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत देने के लिए स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री को अपनी स्वतंत्र इच्छा रखती है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? वो है आपकी 50। अविश्वास प्रस्ताव आता है 50 में। लोकसभा के प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 37 आते हैं कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 50। वो भी कहाँ पर? लोकसभा में। प्रश्न नंबर आते हैं 38 की तरफ। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्न के कथनों पर विचार करना है। भारत में संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, इसके बारे में देखिए बताया गया है। पहला यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरे में आते हैं अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अतः अविश्वास प्रस्ताव जिसे मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोलते हैं केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख ही नहीं है। अनुच्छेद 118 के 1 के अनुसार अगर देखेंगे तो संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है, अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। विकल्प आपके सामने ए है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे, या अपदस्थ मंत्री अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेंगे। तो विकल्प इसका ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखिए, राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र की देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था है, नई सरकार का गठन होने पर वही मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। प्रश्न नंबर 40 है कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने थे? वो बने थे कैलाश नाथ काटजू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MPPCS में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए, कैलाश नाथ काटजू के बारे में देखते हैं कि कैलाश नाथ जो काटजू थे वो नेहरू के कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री थे, कानून मंत्री, और इसी वर्ष में देश के वो तीसरे गृह मंत्री भी रहे 1955 में। उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार भी सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वो रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे श्री षणमुखम। हालांकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। देखिए, देख लेते हैं। श्री षणमुखम जो चट्टी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक इस पद पे रहते। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बना था? तो वो बने थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर कि देखिए, स्वतंत्र भारत के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब विधि कानून मंत्री बने थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री बने थे जोगेंद्र नाथ मंडल। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं कि भाई निम्नलिखित में से किसका लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था, ठीक है। आपको बताना है जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या CH भाभा, या सरदार बलदेव सिंह। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा CH भाभा। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, डी विकल्प, ठीक है। देखिए, पोर्टफोलियो के बारे में आप देख सकते हैं कि जो पहला मंत्रिमंडल बना था 1947 में, पोर्टफोलियो इस प्रकार था कि जगजीवन राम थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री बने थे, कृषि मंत्री हुआ करते थे। खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के। CH जो भाभा थे वो वाणिज्यिक थे, सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री थे। और 1947 में जो पोर्टफोलियो बना था उसमें जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, CH भाभा थे आपके खान एवं विद्युत कार्य के लिए मंत्री बनाए गए थे, सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे। तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो गया? डी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 12वें प्रधानमंत्री थे देव गौड़ा। हालांकि ये जो क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है, लेकिन आपको क्या करेंगे, याद ही करना पड़ेगा। भारत के व्यक्ति के अनुसार 12वें जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके HD देवगौड़ा थे उस समय, तो उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री में गुलजारी लाल नंदा को शामिल किया गया था। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इस पद पर रहे थे। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं आपको पता ही है। इसमें यदि आप देखेंगे तो 15वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है ना। और भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक वेबसाइट पर श्री नरेंद्र मोदी जी का 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री को उनके कालक्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। देखिए, बड़ा टफ है, इसको अगर रटा नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आइए मैच करते हैं। तो सबसे पहले मैच यहाँ पर होगा हाँ ठीक है, दूसरे का पहला हो जाएगा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। चंद्रशेखर हो गए 1999 में, और अटल बिहारी वाजपेयी 1990 से 91 में, और इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह 1996 में, ठीक है ना। आपको रटना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे दिया गया HD देवगौड़ा जी थे 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, ठीक है। इसको मेनली याद रखिएगा इनको बस,
जो चंद्रशेखर थे वो 1990 से लेकर 91 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी तो 98 से 2004 तक रहे थे। इंद्र कुमार गुजरात थे 97 से 98 तक रहे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से लेकर 90 तक रहे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार और भी बने थे 96 से मतलब 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहे थे। मई के बाद जून आता है, तो आप ये समझ लीजिए कुछ ही जो दिनों की उनकी गवर्नमेंट रह पाई थी, फिर गवर्नमेंट नहीं रह पाई थी। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अधिक बार बने, एक से अधिक बार, चाहे 2 बार चाहे 3 बार, लेकिन एक से ज़्यादा बार बने? कौन कौन से हैं देखिए इसमें से तो सभी लग रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू भी बन चुके हैं, प्रधानमंत्री भी एक से ज़्यादा बार बन चुकी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एक बार 1998 से 2004 तक बने और 2004 तक बने, और उसके बाद फिर एक बार मई से लेकर जून तक बने। तो उपयुक्त तो सही है, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 आते हैं, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय के बाद सुशोभित किया है? तो मैंने जस्ट बिल्कुल बताया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया, इंदिरा गांधी जी ने भी किया है, गुलजारी लाल नंदा ने भी किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? विकल्प इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखिए अभी आपको बताया है। सी विकल्प इसका हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, 3, 4, 5 इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 4, 5 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 की तरफ, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? बहुत ही सिंपल है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी। वो भी कहाँ पर? ताशकंद में हुई थी, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी 1966 को। ठीक है ना। 49 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद नाम नहीं इनका पूरा, इनका नाम है चंद्रशेखर राव है। ठीक है, बाकी सब जैसे HD देवेगौड़ा जी थे वो कर्नाटक के थे, PV नरसिम्हा जी थे वो आंध्र प्रदेश के थे, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। चौधरी चरण सिंह थे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह देखिए अभी इस समय हाल ही में बीमार है, वो भी मुख्यमंत्री थे अपने यूपी के। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? वो है चंद्रशेखर। देखिए रिपीट हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व में लोकसभा के सदस्य थे? तो वो थे चंद्रशेखर। अब इनका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा पॉज करके। प्रश्न नंबर आते हैं 52 के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी सदन में उपस्थित ही नहीं हुए? वो है चौधरी चरण सिंह जी, कभी भी सदन में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 53 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो वो हैं हमारे कौन कौन से वित्तीय मंत्री रहे हैं? हमारे VP सिंह भी रहे हैं, R वेंकटरमण जी भी रहे हैं, YB चौहान भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। 54 देखें, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। वो किसके द्वारा? नरसिम्हा राव जी के द्वारा घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री जो नरसिम्हा राव जी ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, जिसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजीकरण की नीति अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 55 है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनमोहन सिंह के संबंध में तो वो कौन सा कथन सही नहीं है? वो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये बात गलत है। ठीक है, वो एक अर्थशास्त्री थे और बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी रहे। मनमोहन सिंह जी जो भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के कभी अध्यक्ष रहे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन जी कहाँ से थे? वो थे असम से और राज्यसभा के भी सदस्य थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्यसभा से भी हैं और असम से भी हैं। हालांकि असम से एक बार नहीं भी इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन राज्यसभा से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रधानमंत्री ज़्यादातर लोकसभा का ही होता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। असम राज्य से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। लगातार 2 बार वो असम से 96, 2001 और 2007 तथा 2013 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं
और 2019 में वो राजस्थान के राज्यसभा के सदस्य हैं वर्तमान में। 57 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। देखिए जो कथन है वो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण देखिए दोनों सही है, किंतु कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। प्रश्न नंबर 58 में देखते हैं कि भाई कथन एक है कि किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे उप मुख्यमंत्री के बारे में है वैसे उप प्रधानमंत्री के बारे में भी है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि उप प्रधानमंत्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पहली बात, और अगर उप प्रधानमंत्री बनाना भी है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा, तो मंत्रिमंडल से ही राष्ट्रपति किसी को उप प्रधानमंत्री बना सकता है। उप प्रधानमंत्री ज़्यादातर ये होता है ना खुश करने के लिए बनाया जाता है, और जो उसकी पावर की बात रही तो प्रधानमंत्री उसको विशेषाधिकार के तहत उसको पावर दे भी सकता है और नहीं भी। तो ए सही है, और राजनीतिक निर्णय तो नहीं है, राजनीतिक निर्णय है, बिल्कुल सच बात है कि भाई किसी को खुश करना है, अब उसको भी बोला प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये भी बोले प्रधानमंत्री के बनने के लिए, तो ये प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बना दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये राजनीतिक सारे दांव पेज है, और वह उसे प्रधानमंत्री का कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए सही है, आर सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। सही विकल्प देखिए बी है, और इसको आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया है, मुझे पूरी पॉलिटी तैयार है तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कि वो प्रधानमंत्री का पद तो उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री परामर्श में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री के कहने पर। उप प्रधानमंत्री के दायित्वों का जो निर्धारण है वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इस प्रकार जो कथन एवं कारण दोनों सही है, वो कथन आर जो है वो कारण सही नहीं है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कब हुआ? देखिए संविधान के प्रावधानों से हटके, क्योंकि अभी हम लोग बात करते जा रहे हो प्रधानमंत्री का तो कोई पद ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको राजनीतिक तरीके से खुश किया जाता है, तो इसमें ये संविधान के इतर संविधान के अंदर तो हो ही नहीं सकता, तो संविधान से हटकर प्रावधान बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में नियुक्त ना भैया, राष्ट्रपति में होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता प्रधानमंत्री, तो डी विकल्प बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 53 के 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वो इसका प्रयोग एक संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कथन एक गलत है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज का पदेन अध्यक्ष भी होता है। प्रश्न नंबर 61 आते हैं कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपको डी विकल्प बिल्कुल सही नजर आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही है, ना तो एक और ना ही दो। एक्सप्लेनेशन को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 62। देखिए कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्न के कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनना है। कथन एक है, संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरे में है कि कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। कथन तीसरा, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो वह यह आवश्यक नहीं है कि वह समिति के अध्यक्ष भी हों। और चौथा है, संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये इसका सही विकल्प जो होगा आपका पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। देखिए छत्तीसगढ़ में कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया, पूरी आपसे पॉलिटी की बारीकी समझ लेंगे वो एक ही क्वेश्चन में। संविधान में जो कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये संविधान के इतर निकाय है और कार्य संचालन नियमों के तहत इसका जो गठन है प्रधानमंत्री द्वारा समय की ज़रूरत और परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों को आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को।
प्रश्न नंबर आते हैं 63 में, केंद्र सरकार की उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन सी है? वो है आपका मंत्रिमंडल का सचिव। ठीक है, ये आपकी सेवा है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट का सचिव होता है। 64 में देखते हैं कि भाई निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वो है 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 के काम में जोड़कर यह प्रावधान किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ये बताया गया कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल सच बात है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये बात गलत है। तो केवल क्या है, एक सही है और आर गलत है। वर्तमान में 18 ना होकर कितनी है, 51 है मंत्रालयों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया था 36, तो इसलिए ये वाला इसका ऑप्शन हो गया था गलत, बी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो वो है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र, ठीक है। भारत में भारत सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत अथवा आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर के रूप में जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित होता है? वो है गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर की रिपोर्ट पर। एन गोपाला स्वामी अय्यर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी में अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ब्यूरो ऑफ लेबर्स एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक, सामाजिक और सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिव के कार्य का है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए संवैधानिक सूची तैयार करना है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है। इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 70 में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब। ठीक है, इस समय कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे। वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान जो परिषद है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ये भी होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। जो पावरफुल पद है सब प्रधानमंत्री जी के पास होंगे। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? वो है 1951 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद है वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है और संसदीय सचिव की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य जो है वो कैबिनेट मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए किसका सुमेल नहीं है, राजीव गांधी कर्म भूमि से संबंधित नहीं है, राजीव गांधी की है वीर भूमि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है राजीव गांधी की वीर भूमि है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये तो बच्चों को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब ये कब दिया था प्रधानमंत्री जी? जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी 1964 से 66 में। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का जो जन्म मृत्यु थी वो कहाँ हुई थी? और बहादुर जी ने पाकिस्तान के समय 1965 में ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने दिया था? और मैं बता दूं लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई थी वो उज्बेकिस्तान में हुई थी, ताशकंद में। ठीक है ना, तो ये आपका आज का वीडियो रहा। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।